हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है थिंक अगेन और जिसकी राइटर है एडम ग्रांट। चैनल पर नया है तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। थिंक अगेन वह किताब है जो हमें फिर से सोचना और फिर से सीखना सिखाती है। लेखक का विचार है कि बुद्धिमत्ता को आमतौर पर सोचने और सीखने की क्षमता के रूप में देखा जाता है, लेकिन तेजी से बदलती दुनिया में यह अधिक मायने रखता है कि हम रीथिंक कर सकते हैं और भूल सकते हैं। इस किताब की नई सीखों के साथ उन बंद दरवाजों को खोलने के लिए तैयार रहें। एक छोटे से गांव में एक सैम नाम का लड़का रहता था। अपने स्कूल के दौरान सैम ने पारंपरिक शिक्षा के साथ संघर्ष किया। वो क्लासरूम के माहौल में कभी कंफर्टेबल ही नहीं हो पाया, जिससे किसी भी परीक्षा को पास करने में उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तब भी उसके अंक न्यूनतम ही आते थे। जैसे तैसे उसने स्कूल और कॉलेज में पास किया। उसके बाद जैसे ही वो नौकरी में गया तो वहाँ भी उसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसे समझ आया कि उसे अपने विचार, अपना दृष्टिकोण सब पर वापस से काम करना पड़ेगा। कोई भी पुराने नियम काम नहीं आएंगे। नए नतीजे पाने के लिए कुछ नया करना होगा और उसने इसी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। उसने पुराना सब भूलकर नई चीज़ों को सीखना शुरू किया। उसने अपनी ताकत पर काम करना शुरू किया। उसने लोगों का निरीक्षण करना शुरू किया कि एक सफल इंसान किन सब चीज़ों को करके सफल हो रहा है। उसने महसूस किया कि उसका सीखने का तरीका बहुत ही व्यवहारिक है। वो चीज़ों को करके देखते हुए बेहतर ढंग से कर पा रहा था। वो थोड़ा धीमा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा असरदार, और धीरे धीरे वो सफलता हासिल करता गया। पहले ही साल उसे अपने कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिला, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो ये समझ पाया कि वक्त के साथ पुनर्विचार करना और अपनी पुरानी सीख और सोच को बदलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के वक्त में सैम एक मल्टीनेशनल कंपनी के टॉप लीडर में से एक है, जहां उन लोगों को अभिनव होने और नए रास्ते पर काम करने की रणनीति के बारे में सिखाता है। आमतौर पर हम अपनी राय किस आधार पर बनाते हैं? जो आपने पढ़ा हो या सुना हो उसके आधार पर। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये राय एक तरफा भी हो सकता है? यानी आप किसी एक तरह के विचारों से प्रभावित भी हो सकते हैं। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रभावित होने लगते हैं तो सही और गलत में अंतर करना बंद कर देते हैं और अपनी प्रभावित वाली राय को ही सही मानने लगते हैं। लेकिन एक समझदार इंसान होने के नाते सही और गलत चीज़ों में अंतर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी शुरुआत होती है स्किल ऑफ रीथिंक से। यह तब होता है जब आप यकीन कर लेते हैं कि आप पूरी दुनिया के ज्ञान को नहीं जानते और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कई लोग अपनी पुराने मान्यताएं को ही सही मानते हैं, हालांकि वो मान्यताएं उस समय पर ठीक थे, लेकिन बदलते ज़माने के साथ कई चीज़ें आज के हिसाब से उपयोगी नहीं रह जाती। इसलिए सही परिणाम को पाने के लिए चीज़ों को नए नज़रिए से देखना और नए तरीके अपनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो लोग ऐसा नहीं करते उनके लिए अपनी पुराने मान्यताएं पर बने रहते हुए सच्चाई तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो लोग पुनर्विचार के लिए तैयार होकर अपने आप को समय के साथ समायोजित कर लेते हैं, वो कम से कम दूसरों की तरह दुखी नहीं रहते हैं। यानी अगर हम आंख बंद करके मान लेने की बजाय चीज़ों को खुले दिमाग से समझें तो इससे कई फायदे होंगे। ऐसे मान लेना कि पूरी दुनिया की ज्ञान का बहुत कम हिस्सा ही हम जानते हैं, और जो आप जानते हैं उनमें से भी कुछ ही चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह श्योर हो सकते हैं। यह हमें नया नज़रिया अपनाने के लिए उत्साहित करता है। तो पुनर्विचार क्या है? यह कैसे काम करती है? कैसे आप पुराने अनावश्यक मान्यताओं को छोड़कर नए उपयोगी मान्यताओं को अपना सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को अपनी राय से कन्विंस कर सकते हैं? कैसे अपने ऑफिस में स्टाफ को हमेशा लर्निंग मानसिकता अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? यह सब हम आज जानने वाले हैं। अगर आप अपने घर या ऑफिस में लर्निंग वातावरण को विकसित करना चाहते हैं और लीडर बनना चाहते हैं तो ये समरी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इसके 4 महत्वपूर्ण भागों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और सारांश के अंत में मेन पॉइंट्स को मैं एक बार दोहरा दूंगा
ताकि याद रखने में आसानी हो। चैप्टर 1, एक उपदेशक, अभियोक्ता, राजनीतिक, वैज्ञानिक और हमारा दिमाग। तकनीकों के बढ़ने के साथ ही जानकारी एक्सेस करने की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। चिकित्सक क्षेत्रों में 1950 से अगले 50 सालों तक जितनी जानकारी मिली, सन 2010 से अगले 7 सालों में शोधकर्ताओं को उससे ज़्यादा जानकारी मिल चुकी है। आज चारों तरफ जानकारियों की भरमार है। पहले की तुलना में आज हमें पलक झपकते ही कोई भी जानकारी आसानी से मिल सकती है। इसका मतलब है हमें इन जानकारियों के आधार पर बने हमारे मान्यताओं के बारे में जागरूक होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका IQ लेवल कितना ज़्यादा है। अगर आप अपनी मान्यताओं को बदलने के लिए उत्साहित नहीं हैं तो आप पुनर्विचार के कई अवसरों को मिस कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, दशकों पहले तक प्लूटो को जुपिटर, मरकरी, वीनस की तरह एक ग्रह माना जाता था, लेकिन हाल ही में हुई शोध में वैज्ञानिकों को यह पता चला कि प्लूटो सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। इसे साबित करने के लिए कई सालों तक शोध चली और अब शोध में मिले डाटा के आधार पर यह मान लिया गया। इस नए मान्यताओं को मानने से चीज़ों को देखने के नए नज़रिए बने और कई नए रास्ते भी बने। आमतौर पर जब हमें किसी एक बात पर शक होता है तो हम दूसरे स्रोतों के जरिए उसकी सच्चाई को पुष्टि करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर डॉक्टर आपके बारे में कुछ बताते हैं तो पुष्टि करने के लिए अक्सर दूसरे डॉक्टर से परामर्श लेते हैं, लेकिन जब यह हमारे राय के बारे में होता है तो हम इसे अनदेखा कर देते हैं। ऐसे में हमारे लिए अपनी राय को गलत मानना मुश्किल हो जाता है और उसे सही मानना आसान लगता है। लेखक ने अपनी शोध में पाया कि हम लोग एक उपदेशक, अभियोक्ता, राजनीतिक और एक वैज्ञानिक की तरह सोचते हुए इससे प्रभावित होकर अपने जीवन के निर्णय लेते हैं। उपदेशक मानसिकता में हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारे मान्यताओं को चुनौती कर रहा है। अभियोक्ता मानसिकता को सोचने से हमें लगता है कि हम ही सही हैं और सामने वाला गलत है। और राजनीतिक मानसिकता में हम लोगों को अपनी बात से मनाने की कोशिश करते हैं। इन तीनों मानसिकता में समस्या यह है कि या तो आप सिर्फ अपनी मान्यताओं में ही रहने की कोशिश करते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, या फिर बिना सोचे दूसरों के प्रभावित कराने पर निर्णय लेने लगते हैं। सही निर्णय लेने के लिए यह तरीका सही नहीं है। इसलिए इस तरह के मानसिकता से बचने के लिए हमें वैज्ञानिक मानसिकता को अपनाने की ज़रूरत है। एक वैज्ञानिक की तरह जानकारी और डाटा के आधार पर निर्णय लें। एक वैज्ञानिक की तरह चीज़ों को वास्तविक तरीके से देखने की आदत डालें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें। वैज्ञानिक कभी भी अपने मान्यताओं पर आधारित चीज़ों को सही साबित करने की कोशिश नहीं करती। वो हमेशा सबूत के आधार पर जो सही होता है उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं, यानी वो जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि स्मार्ट होने का मतलब हर समय सही निर्णय लेना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बदलती स्थिति के हिसाब से अपनी मानसिकता बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। शोध में पता चला है कि जिनका IQ लेवल ज़्यादा होता है उन्हें इस तरह के बदलाव करने में ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि वो अपने आज के मान्यताओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इसलिए बदलते हालातों के अनुसार अपनी मान्यताओं में थोड़ा भी बदलाव उन्हें पसंद नहीं होता और यह उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता के लिए असुरक्षित करता है। ऐसे में यह मानना मुश्किल होता है कि वो गलत है, चाहे उनके सामने सबूत ही क्यों न रख दिए जाएं। ऐसे में चीज़ों को ओपन माइंडेड होकर समझने की कोशिश करें। चैप्टर 2, पारस्परिक पुनर्विचार। अक्सर जब हम अपने मान्यताओं के बारे में कोई अच्छी खबर सुनते हैं तो अपने नज़रियों को लेकर खुश होते हैं और इस बारे में ज़्यादा जानने के लिए प्रेरित होने लगते हैं। लेकिन जब हम उस मान्यता और राय के बारे में बुरी खबर सुनते हैं तो दुखी होकर सेल्फ डाउट में फंस जाते हैं। इसी समय पुनर्विचार की ज़रूरत होती है ताकि अपने दिमाग को खोल करके अनावश्यक मान्यताओं को पहचानें और उस बारे में दोबारा से सोचने के लिए प्रेरित हों। हालांकि अपनी मान्यताओं के बारे में शक करना भी कभी कभी ठीक होता है। लेखक इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। यह ऐसी अनुभव है जो हमें किसी दूसरे की तरह बनने से रोकती है, लेकिन साथ ही अपनी मान्यताओं को लेकर सेल्फ डाउट में भी डाल देती है।
कुछ शोधों में यह पाया गया कि हमारे आसपास के आधे से ज़्यादा लोग कैरियर या जीवन की किसी और चीज़ को लेकर इम्पोस्टर हो जाते हैं, चाहे उन्होंने अपने जीवन में कितनी ही बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। इम्पोस्टर सिंड्रोम कई मायनों में फ़ायदेमंद होता है, जैसे यह अनुभव हमें अपनी मान्यताओं को सही साबित करने के लिए हैंडवर्क करने को उत्साहित करती हैं और पुनर्विचार के लिए दिमाग को खोल देती हैं। इम्पोस्टर विचार हमें स्मार्ट वर्क करने के लिए उत्साहित करती है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों पर की गई एक शोध में पाया गया कि औरतें लीडरशिप स्किल को अंडर एस्टिमेट करती हैं और आदमी ओवर एस्टिमेट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेतृत्व को लेकर दोनों की मान्यताएं अलग अलग होती हैं। इसलिए जब ऐसे मुद्दों पर दोनों में बातचीत होती है तो एक पार्टी को पूरी तरह से सही और दूसरी पार्टी को पूरी तरह से गलत मानते हैं। फॉर्मल डिबेट में आपका मकसद होता है जिस विषय पर डिबेट की जा रही है उसके बारे में सामने बैठी स्रोतों का माइंड चेंज करना, यानी उन्हें कन्विंस करना कि वो आपकी राय पर ध्यान दें। याद रखें, किसी एक चीज़ को लेकर लोगों के दिमाग में पहले से ही कुछ राय होते हैं। ऐसे में इनफॉर्मल डिबेट में स्पीकर श्रोता को अपनी मान्यताओं से मनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग डिबेट को एक बहस की तरह मानते हैं जिसमें एक पार्टी की राय पूरी तरह से ठीक माने जाते हैं जबकि दूसरी के बिल्कुल गलत। एक विशेषज्ञ की तरह आपका मकसद यह होना चाहिए कि अपने पार्टनर को अपने दृष्टिकोण की सच्चाई से जागरूक करवाएं। इसमें आप उन्हें ओपन माइंडेड होकर आपके राय के बारे में सोचने के लिए उत्साहित करते हैं, ना कि कई सारे कारण देकर उन्हें हराने या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे उन्हें बुरा लग सकता है और आपकी राय को सुनने के लिए वो ओपन माइंडेड नहीं रहेंगे। ध्यान रखें, अगर सामने वाला इंसान खुले विचारों वाला नहीं है तो वो आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं देगा। इसलिए आप उन्हें उनकी आज के मान्यताओं को चुनौती देते हुए कन्विंस कर रहे होते हैं कि अपनी मान्यताओं के बारे में दोबारा से सोचें कि वो गलत हैं और आपकी सही मान्यताओं को मान लें। लेखक कहते हैं कि डिबेट को डांस की तरह देखें। डांस में अगर आप अपने पार्टनर को नियंत्रित करने या लीड करने की कोशिश करते हैं तो डांस खराब हो सकता है। इसलिए आपका उद्देश्य उनके साथ मोमेंट्स को मैच करना है। इससे आप दोनों ताल से ताल मिलाकर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आइए इस उदाहरण को देखते हैं जिसमें एक नॉन प्रोफेशनल मध्यस्थ और विशेषज्ञ मध्यस्थ को एक डील फिक्स करनी थी। शोधकर्ताओं ने दोनों के डील करने के तरीकों को स्टडी करके पाया कि नॉन प्रोफेशनल मध्यस्थ लोगों को कई सारे कारण देकर उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी बातों को सही साबित करने के लिए कई तरह के कारण दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ विशेषज्ञ अलग तरह से डील कर रहे थे और बहुत ही कम कारण दे रहे थे। जब आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए कारण देते हैं तो अनजाने में श्रोता को आपकी बात से असहमत होने के कई कारण दे रहे होते हैं और एक बार अगर उन्हें असहमत करने का कोई पॉइंट मिल गया तो बाकी की बातों से असहमत होना आसान होने लगता है और अंत में शायद वो आपकी बातों से सहमत ही न हो। यह बात बहस में भी बदल सकती है। विशेषज्ञ मध्यस्थ ऐसा नहीं करते, उस श्रोता के दिमाग को खोलने की कोशिश करते हैं। उनका लक्ष्य श्रोता को अपनी राय से डोमिनेट करना नहीं होता, बल्कि उनसे सवाल पूछकर अपनी राय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। वो श्रोता से सवाल पूछकर जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं और इसके आधार पर बातचीत को ऐसे बिंदु पर ले जाने की कोशिश करते हैं जिसमें दोनों पार्टी सहमत हो जाएं और दोनों का फायदा हो। ये व्यवहार दिखाता है कि आप एक खुले विचारों वाले इंसान हैं और सामने वाले की बातों को सुनने समझने के लिए तैयार हैं। जब सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी राय को समझने में दिलचस्प हैं तो बदले में भी वो आपकी बातों को समझने में दिलचस्पी लेंगे और आपकी राय से अपना माइंड चेंज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे आप उपदेशक, उपभोक्ता और राजनीतिक जैसे नहीं लगेंगे जो अपने आप को सही और दूसरे को गलत साबित करना चाहते हो, बल्कि एक ऐसा इंसान लगेंगे जो सिर्फ सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं। यह चीज़ श्रोता की नज़रों में आपको ज़्यादा भरोसेमंद इंसान बनाती है। शोधों में पता चला है कि ऐसे लोगों को सकारात्मक लिया जाता है। इसी के साथ खुले विचारों वाले
रहने की गुणवत्ता व्यक्तिगत विकास में भी फायदेमंद होती है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऐसे कर्मचारियों को हायर करना पसंद करते हैं जिन्हें अपने गुण के साथ ही सीमाएं भी मालूम हैं, क्योंकि ऐसे लोग सीख कर सुधार करने के लिए तैयार रहते हैं। चैप्टर 3 कलेक्टिव पुनर्विचार। क्या कभी आप इस तरह के बहस में फंसे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज या पॉलिटिकल ओपिनियन को लेकर कभी आपकी बहस हुई हो? तो आपने नोटिस किया होगा कि लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। एक अलग राय सुनकर हम लोगों की बात सुनना ही नहीं चाहते। उनकी बात पूरी होने से पहले ही हम मान लेते हैं कि हम सही हैं और दूसरा इंसान गलत है, और सारी परेशानियां यहीं से शुरू होती है, जो दो अलग राय वाले लोगों के बीच टकराव को जन्म देती है। इस मानसिकता के लोग यह मानते हैं कि चीज़ें या तो सही हो सकती हैं या फिर गलत। उदाहरण के लिए एबॉर्शन का मुद्दा ले लीजिए। कुछ लोग फैमिली प्लानिंग को देखते हुए इसे स्मार्ट वर्क की तरह सराहना करते हैं, वहीं कुछ सोशल ग्रुप में ऐसा करने वालों को एंटी एबॉर्शन के रूप में देखा जाता है, जिसमें भावनाएं नहीं होते, अपने उद्देश्य के लिए अपने ही बच्चे का एबॉर्शन करवा देते हैं। ऐसे में परिवार नियोजन को प्राथमिकता देने वाले लोग गर्भपात को सही मान सकते हैं, और एंटी एबॉर्शन मानसिकता रखने वाले लोग इसको पूरी तरह से गलत मान सकते हैं। एंटी एबॉर्शन मानसिकता के लोग गर्भपात समर्थक लोगों को पूरी तरह गलत और गर्भपात न करवाने को पूरी तरह सही मान सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से दोनों के बीच विवाद ही बढ़ेंगे। तो इसका समाधान इस बात को समझने में है कि एक ही चीज़ के अलग अलग पहलू हो सकते हैं। जैसे एबॉर्शन के केस में ही देखें तो अगर किसी की नई शादी हुई है तो ऐसे में एबॉर्शन न करवाना सही होगा, और 2 बच्चे के बाद अगर आप तीसरा बच्चा नहीं चाहते तो अब एबॉर्शन बेस्ट ऑप्शन होगा। इसका समाधान इस बात को समझने में है कि किसी एक विषय पर एक से ज़्यादा नज़रिया भी हो सकता है। हर बात का हाँ या ना में जवाब नहीं होता। हमें अंतिम निर्णय लेने से कई बातें कंसीडर करनी होती है और विषय के कई पहलुओं पर गौर करना होता है। यह फ्लेक्सिबल मानसिकता आपको लोगों की नज़रों में हम्बल महसूस कराएगा। यह आदत आपको ऐसा इंसान दिखाती है जो ईमानदारी से यह मानने के लिए तैयार है कि इस विषय के बारे में उन्हें कुछ चीज़ें नहीं पता है, उन पर पहले कभी गौर नहीं किया गया और अब जानने के लिए तैयार हैं। न्यूयॉर्क की एक लैब में इससे संबंधित एक रिसर्च कंडक्ट की गई, जहां एबॉर्शन के बारे में अलग अलग राय रखने वाले 2 लोगों को 20 मिनट के लिए बात करने के लिए कहा गया। अंत में दोनों को एक दूसरे के दृष्टिकोण से सहमत या असहमत करना था। फिर इस रिसर्च को ग्रुप में कंडक्ट किया गया। शोधकर्ताओं ने यह पाया कि शुरुआत में दोनों ग्रुप एक दूसरे की राय से पूरी तरह असहमत हैं, लेकिन खुले दिमाग से एक दूसरे ग्रुप की राय को समझने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि सर्वाइवल के लिए यह अलग अलग हो सकता है। जहां जनसंख्या कम है वहां इसे संतुलित करने के लिए बर्थ रेट को बढ़ाना चाहिए और एबॉर्शन को कम करना चाहिए, और जहां जनसंख्या ज़्यादा हो वहां इसे नियंत्रित करने के लिए एबॉर्शन करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेखक ने अपने ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस में यह पाया कि जिन संगठनों और कंपनीज में लर्निंग कल्चर स्ट्रांग होता है वहां पुनर्विचार की आदत को आसानी से विकसित किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे ऑफिस कल्चर में लोग अपनी ज्ञान की सीमा जानते हैं। उन्हें पता होता है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में वो नहीं जानते हैं, इसलिए खुले दिमाग का होना आसान हो जाता है। ऐसे लोगों में नई चीज़ें सीखने और कोशिश करने की इच्छा भी ज़्यादा होती है। आइए इस उदाहरण में देखते हैं कि कैसे पुनर्विचार न करने से एक इंसान की जान जाते जाते बची। नासा के एक स्पेस प्रोग्राम में कुछ अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए। अंतरिक्ष यात्री एडम और उनके दोस्त स्पेस वॉक कर रहे थे। तभी एडम को गर्दन के पीछे कुछ लीकेज सा महसूस हुआ। लीकेज इतना ज़्यादा था कि यह पसीना तो नहीं हो सकता था, इसलिए एडम ने तुरंत इसकी जानकारी स्पेस क्रू को दी। स्पेस क्रू ने उन्हें अंतरिक्ष यान के अंदर आने के लिए कहा। सुरक्षित अंतरिक्ष यान में पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि एडम का ड्रिंक बैग लीक होने लगा था। ड्रिंक बैग अंतरिक्ष यात्री की पीठ पर बंधा हुआ एक तरह का वाटर बैग होता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री को हाइड्रेटेड
रहने में मदद मिल सके। हालांकि स्पेस वॉक पर जाने से पहले एडम ने थोड़ी लीकेज महसूस की थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। एडम ने ओवर कॉन्फिडेंट में आकर उसे छोटी सी चीज मानकर अनदेखा कर दिया। समय रहते अंतरिक्ष यान में पहुंचकर ड्रिंक बैग बदल देने से वो बच गए, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। नासा ने पिछली गलतियों की तरह इससे भी एक सबक सीखा कि ज़्यादा बुद्धिमान होने और बुद्धिमान लोगों में रहने से हम अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार हो जाते हैं और उन चीज़ों को मामूली समझकर अनदेखा कर देते हैं जो शायद महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए हमेशा पुनर्विचार करते रहना चाहिए। अपने स्टाफ को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपने काम की रिव्यू करते रहें, उसमें सुधार करते रहें और काम को दूसरे के नज़रिए से देखने की भी कोशिश करें। अपनी कंपनी के वर्क के कल्चर में भी लोगों को योजना के लिए इंकरेज करने के लिए उन्हें प्रेरित करें कि अपने काम के बारे में नई नई चीज़ें सीखते रहें, एक्सप्लोर करते रहें और नासा की तरह अपने काम की रिव्यू करते रहें, उसमें सुधार करते रहें और काम को दूसरों के नज़रिए से देखने की भी कोशिश करें। यह आदत किसी भी चीज़ पर लागू हो सकती है। आप इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपना सकते हैं। चैप्टर 4, सनकास्ट को स्किप करना। हमें से कई लोग एक ही योजना लेकर बड़े होते हैं। शायद आपने भी बचपन से ही सोच लिया होगा कि बड़े होकर इंजीनियर ही बनना है और फिर सारी एकेडमिक प्लानिंग इसी लक्ष्य के अनुसार हो जाती है। लेकिन क्या होगा अगर यह योजना असफल हो जाए? ऐसे में आपका अगला कदम क्या रहेगा? आप क्या करेंगे अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए? तो ऐसी मानसिकता के लोग कभी भी अपनी योजना के बारे में पुनर्विचार करना जरूरी नहीं समझते। वो बस एक लक्ष्य तय कर लेते हैं, उसके लिए एक रणनीति बना लेते हैं और फिर उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में जब एक रणनीति असफल होती है तो हम और ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी रणनीति को नहीं बदलते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमेशा योजना बी लेकर चलना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो यह तरीका बहुत ज़रूरी है। शोधकर्ताओं ने जब इस बारे में शोध की कि क्यों लोग योजना बी को नहीं अपनाते, क्यों असफल होने के बावजूद लोग एक ही रणनीति से चिपके रहते हैं, तो इसका कारण है सनकास्ट फैक्टर। इसका मतलब यह है कि किसी चीज़ के गलत होने के बावजूद उसे बार बार करने में लगे रहना। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आपने उस योजना में अपना काफ़ी पैसा, समय और रिसोर्स लगा दी है। इसलिए आपने आपको सही साबित करने के लिए हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में चाहे सबूत से आपकी रणनीति गलत ही क्यों न साबित हो रही हो, लेकिन उसे सही साबित करने में आप पूरी मेहनत करते हैं। अक्सर सीधा सीधा निर्णय लेना हमें आसान लगता है। जैसे 11th स्टैंडर्ड में आप ये सोचकर कॉमर्स ले लेते हैं कि बिजनेस करेंगे, लेकिन बाद में आपको अकाउंटिंग बोरिंग विषय लगने लगता है। तो ऐसे में कई लोग उदास होते हैं। लेकिन अकाउंटिंग की बजाय आप सेल्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड में अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ज़्यादातर लोग अपने आप को अपने विकल्पों के बारे में पुनर्विचार करने का मौका ही नहीं देते। पुनर्विचार करने से आप पाएंगे कि जो काम आप सालों पहले करना चाहते थे वो शायद आज न करना चाहें। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती उसे करने के लिए सनकास्ट को खुद पर हावी न होने दें। कई छात्र ऐसा नहीं कर पाते। जो आजीविका उन्होंने 18 की उम्र में देखा था, आज भी उसके अनुसार योजना करते हैं और 8 साल बाद अपनी नौकरी से बुरी तरह उब जाते हैं। इसका समाधान यह है कि दूसरे कैरियर विकल्पों और संभावनाओं को अपने ध्यान में रखकर चलें। किसी चीज़ को छोड़ देने और नया कोशिश करने से कभी डरे नहीं। कैरियर चॉइस के लिए यह बात काफ़ी हद तक सही है। कई बार बाद में आपको पता चलता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो पसंद नहीं है और दूसरे काम में अच्छे हैं। ऐसे में जो रणनीति काम नहीं कर रही है तो उसे छोड़कर नए तरीके को अपनाएं। यहाँ तक कि अगर इसके लिए अपनी आज की जॉब को बदलने की ज़रूरत लगे तो बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि योजना और लक्ष्य का होना ठीक है। कभी कभी यह हमें अपनी विजन की तरफ जाने में मदद करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही योजना के लिए प्रतिबद्ध होकर दूसरे विकल्पों के बारे में ना सोचना आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए दूसरी योजना भी दिमाग में लेकर चलें। योजना से आप अपने आजीविका के साथ साथ संबंधों, स्वास्थ्य और जीवन के जरूरी पहलुओं को बेहतर कर सकते हैं।
इसके लिए अपना दिमाग हमेशा खुला रखें। आजीविका पुनर्विचार के लिए महीने में एक बार यह करें। नंबर 1, उन लोगों को नोटिस करें जिनसे आप प्रेरित होते हैं और ऑब्जर्व करें कि वो अपने डे टू डे जीवन में क्या करते हैं। नंबर 2, उनके रहने, व्यवहार करने और काम करने के स्टाइल को नोटिस करें और देखें कि वो आपके इंटरेस्ट, स्किल, वर्किंग स्टाइल और वैल्यू के साथ कितने ज़्यादा मैच करते हैं। नंबर 3, अपने आप को समय समय पर टेस्ट करते रहें। इसके लिए बस टेस्टिंग के पर्पस से इंटरव्यू दें। स्टडी कर रहे हैं तो प्रशिक्षण करें ताकि आपके काम का टेस्ट होता रहे। निष्कर्ष तो दोस्तों, इस समरी में आपने जाना कि हम अपने पुनर्विचार और मान्यताओं को बनाने और उन्हें सही साबित करने में बहुत सारा समय लगाते हैं और बहुत कम समय यह मूल्यांकन करने में देते हैं कि वो मान्यताएं और पुनर्विचार ठीक है या उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। इसलिए पुनर्विचार करके समय समय पर यह चेक करते रहना चाहिए कि आज का तरीका कितना सटीक है। आइए अब सीखे हुए अध्यायों को एक बार दोहरा लेते हैं जिससे आपको आसानी से याद रहे। नंबर 1, सबसे पहले याद रखें कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। ज़्यादातर लोग अपने निर्णय 3 मानसिकता, उपदेशक, अभियोक्ता और एक राजनीतिक से प्रभावित होकर लेते हैं। इससे कई बार सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिक मानसिकता से तथ्य के आधार पर अपने निर्णय लें। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके दृष्टिकोण पर भी गौर करें तो अपने आप को सही साबित करने के कारण देने की बजाय उनसे सवाल पूछकर अपने व्यूज के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ाएं। नंबर 3, हर चीज़ के कई अलग अलग पहलू हो सकते हैं, इसलिए अपने दृष्टिकोण से दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपनी समझ के साथ दोनों के नज़रिए को समझें। इससे आप उस विषय के बारे में एक नए नज़रिए से जागरूक हो जाएंगे। नंबर 4, हमेशा अपनी वर्तमान रणनीति के बारे में पुनर्विचार करते रहें। सोचिए कि क्या बेहतर किया जा सकता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो सोचिए कि कैसे आने वाले समय में मार्केट की डिमांड को देखते हुए अपने प्रोडक्ट और काम करने के तरीके को बदलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस थिंक अगेन बुक समरी से आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा और यह बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।